तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज जो हमने डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि व्हाट आर कंडीशंस फॉर यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करने के लिए हम किन कंडीशंस को जो है वो यूज करते हैं। व्हाट आर कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है फॉर यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन के अगर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। आपको याद होगा क्लास में हमने ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये कंडीशंस लिखी थी। टोटल 4 कंडीशंस होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले। वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1 है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कि ऑब्जेक्ट इसमें स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। नंबर 2, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है। एंड नंबर 3, ओनली मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कंसिडर्ड, कि हमने सिर्फ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर करना है, उनकी डायरेक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एंड नंबर 4th पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी और कोई अदर क्वांटिटी, बेशक वो एक्सेलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो इस इनिशियल वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव साइन लिया जाएगा। ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते टाइम जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्या कह रहे हैं कि यू थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, कि आप एक स्मॉल बॉल को ऊपर की तरफ एयर में थ्रो करते हैं। हाउ आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, के आसान अल्फाज में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन होगा। कब? नंबर ए, व्हेन द बॉल इज मूविंग अपवर्ड, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ए हेडिंग आपके सामने शो हो रही है, इसमें क्या बता रहे हैं? व्हेन द बॉल इज मूविंग अपवर्ड, तो वेलोसिटी अपवर्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। जब हमने बॉल को ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी? अपवर्ड होगी। ये हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है। फिर एक्सेलरेशन का क्या होगा कि डाउनवर्ड होगी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज जो है वो एक्ट करती है डाउनवर्ड। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट इन डायरेक्शंस, के दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। इनिशियली बॉल अपवर्ड जा रही है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होगी। तो एक एक क्वांटिटी अपवर्ड है, एक क्वांटिटी डाउनवर्ड है। सो इनके दरमियान क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, जो कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ बी वाला पार्ट क्या कह रहे हैं? व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड, जब बॉल डाउनवर्ड मूव करेगी तो तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा? जब बॉल डाउनवर्ड मूव करेगी तो वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि बॉल अब नीचे की तरफ आ रही है, फॉलिंग बैक है बॉल का। एक्सेलरेशन ये ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, ग्रेविटी स्टिल एक्ट्स डाउनवर्ड। तो क्या होगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ है कि जब बॉल जो है वो अपवर्ड जा रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे, और बॉल जब डाउनवर्ड आ रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, विच इज के फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इज द वेलोसिटी एवर जीरो, कि क्या कहीं पे वेलोसिटी कभी जीरो होगी? इज एक्सेलरेशन एवर जीरो, क्या कहीं पे एक्सेलरेशन जीरो होगी? तो जब हम जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बेशक वो पैराबोलिक ग्राफ हो या वो दूसरा जिसमें हम हॉरिजेंटली उसको लॉन्च करते हैं, वो वाला ग्राफ हो आपके पास, तो क्या होता है कि उस
अगर हम पैराबोलिक ग्राफ की बात करें तो उस पैराबोलिक ग्राफ में जो समिट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ग्राफ का, उस पे जाके वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाता है, विच इज एक्स कंपोनेंट। जो वाई कंपोनेंट होता है वी वाई, वो जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब भी रहता है। तो सो वेलोसिटी कभी भी, टोटल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती। टोटल वेलोसिटी नेवर जीरो। हाँ, उसका एक कंपोनेंट जो है वो, जो कि वी वाई है आपके पास, वो जीरो हो जाता है, जबकि वी एक्स जो है फिर भी कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से टोटल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती। एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, वो कभी भी जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को बताया था, अगर हम एक्सेलरेशन ग्रेविटी को जीरो कर दें तो जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो ऊपर ही जाता रहेगा, उसको नीचे लेके आने वाली कोई चीज ही नहीं होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी हम नेगेटिव या जीरो, उसको जीरो नहीं ले सकते। ठीक है। और ये ऑलवेज जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, बेशक ये अपनी पीक मोशन में हो, कोई ऑब्जेक्ट पीक पॉइंट पे हो, या इनिशियली उसको लॉन्च किया हो, या वो ग्राउंड को हिट करने वाला हो, तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करती है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि डाउनवर्ड होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर चलें हम, तो उसमें क्या कह रहे हैं आपको कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग। अच्छा, ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया, वो इस डायग्राम के जरिए समझाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम, मैंने आपको, ये पैराबोलिक पाथ है, और ये जो ए वाली फिगर है पहले वाली, इसमें हम पहले ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस आते हैं। क्या कह रहे हैं? ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सेवरल पॉइंट्स along its paths assuming। ये है, कैसी फिगर बनानी है? प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजेंटली। तो ये बुक में खैर फिगर बनी हुई है, वहां पे उनके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी मेंशन्ड है, कैसे कैसे आने हैं। तो क्या होगा जब ए पार्ट पे आते हैं, कि जब हम इसको हॉरिजेंटली लॉन्च करेंगे अपने प्रोजेक्टाइल को, तो वेलोसिटी है क्या होगा? ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। ये देखें, जैसे ये पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी टेंजेंट है। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो कि कर्व्ड पाथ, यानी कि सर्कुलर पाथ के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गुजर रहा हो, दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो आप इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, कोई और पॉइंट ले लें तो वहां पे भी टेंजेंट होगी। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो दोनों केसेस में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होता है कि एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, फोर्स जीरो हो जाती है, और हम एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इस वाले केस में, ये जो केस है, इस वाले केस में जब वो नीचे की तरफ आता है तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं? द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। के प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा के साथ जब लॉन्च किया जाए हॉरिजॉन्टल, यानी कि जिसमें पैराबोलिक पाथ बनता है, तो क्या होता है इसमें भी? अगेन वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ही वो हाइट की तरफ जाता रहता है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ये जो पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट पे जाके पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में 90 डिग्री पे आ जाती हैं। और फिर जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आना शुरू करता है, तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, जिसमें एक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड है। बेशक पीक पे हो या किसी भी पॉइंट पे हो, उसमें भी सेम केस था, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड एट एवरी पॉइंट। इसमें भी एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड एट एवरी पॉइंट। ठीक है जी। देन 3.5 क्वेश्चन है आपके पास कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग An aeroplane, while flying horizontally, drops a bomb when reaches exactly above the target but misses it. Explain why। कि एक एरोप्लेन है,
वो हॉरिजेंटली यानी कि पहले वो हाइट, उसने जितनी हाइट पे जाना था वो चला गया। अब हाइट अचीव करने के बाद अब वो हॉरिजेंटली मूव करके जा रहा है। ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन रीचेस एग्जैक्टली अबव द टारगेट। जैसे ही वो टारगेट के बिल्कुल ऊपर पहुंचता है तो फिर बॉम्ब को ड्रॉप करता है, वो खुद अभी मोशन में है। बट मिसेज इट, तो वो क्या करता है, टारगेट को मिस कर देता है। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों होता है। मैं आसान करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है, और जैसे ही वो बॉम्ब के बिल्कुल ऊपर पहुंचता है तो वो रुकता तो नहीं है, वो फ्लाई करता रहता है। वो ऊपर एग्जैक्टली ऊपर पहुंच के वो बॉम्ब को रिलीज करता है। तो बताएं वो टारगेट को क्यों मिस करता है। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली ड्रॉप्स अ बॉम्ब डायरेक्टली ओवर a target but misses it, this happened due to forward motion of the bomb even after release। क्योंकि देखें, जब एरोप्लेन हॉरिजेंटली मूव कर रहा होगा उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, यानी कि लेट से कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करके जा रहा है। तो उसके अंदर प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, 100 मीटर पर सेकंड होगी, बेशक वो पायलट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो लाइक अ बॉम्ब। तो जब वो बॉम्ब को रिलीज करेगा तो बॉम्ब की स्पीड भी 100 मीटर पर सेकंड है। तो रिलीज कर, समझ लें ये डायग्राम बनेगी वहां पे बॉम्ब, ये ओरिजिन टारगेट है आपका। ओरिजिन टारगेट होगा, एरोप्लेन ये बिल्कुल टारगेट पे पहुंचा है और अब वो आगे मूव कर रहा है, और इस पॉइंट पे आके ही उसने, ये समझ ले डॉट ही वो बॉम्ब है, वो रिलीज किया। तो बॉम्ब का पाथ कैसा बनेगा, ये पैराबोलिक पाथ बना के हिट करेगा। तो हिट उसे रीजन पे करना चाहिए था, लेकिन वो देखें कितना आगे जाके हिट कर रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी वही होती है जो कि वेलोसिटी एरोप्लेन की होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो रीजन क्या है, द बॉम्ब रिटेन्स द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से कि जितना बॉम्ब की वेलोसिटी होगी, प्लेन की वेलोसिटी होगी, उतनी ही वेलोसिटी बॉम्ब की भी होगी। ग्रेविटी एक्सेलरेट इट डाउनवर्ड बट द बॉम्ब कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच तो रही होगी, लेकिन बॉम्ब के पास क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, तो वो आगे भी जाए, नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया। फिर द बॉम्ब फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी लैंडिंग अहेड ऑफ द टारगेट। डायग्राम में आपने देखा कि कैसा पाथ बनेगा, पैराबोले हाफ पैराबोला बनेगा उसके अंदर। टू हिट द टारगेट, तो हिट टारगेट को हिट करने के लिए क्या होना चाहिए फिर, द बॉम्ब शुड बी रिलीज बिफोर रीचिंग द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो बॉम्ब को टारगेट पे हिट करने से पहले, डिपेंडिंग ऑन किस एयरप्लेन की स्पीड कितनी है, उसको कुछ डिस्टेंस पीछे से ड्रॉप किया जाता है, ताकि वो पैराबोलिक पाथ बना के बिल्कुल टारगेट के ऊपर आके हिट करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 था, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, हाउ एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे इफेक्ट करती है। मेरा ख्याल है कि ये चीज हम बार बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं अगेन आपको रिवाइज करता हूँ। क्या होता था कि एयर रेजिस्टेंस जो है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब एयर रेजिस्टेंस को हम अगर उसको इन काउंट करें अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो क्या होगा, हर दफा हमारे रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट मिलेंगे हमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से हम, या क्या इफेक्ट है एयर रेजिस्टेंस का, वो हम देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस आर ड्रैग is a force exerted by air that always acts opposite to the direction of motion of the projectile। resistance है ना, resistance क्या होती है, जो कि मोशन को अपोज करे, रोके, स्टॉप करे, आगे जाने से रोक दे। तो ये रेजिस्टेंस ऐसी फोर्स है जो कि प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा उसको आगे जाने से रोकेगी। वैसे तो अगर आइडियली देखा जाए तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर और आगे दोनों तरफ जाने से रोकेगी, लेकिन हमने सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस इसको डिस्कस किया है, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस हम ग्रेविटी ले रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या इस एयर रेजिस्टेंस का फिर क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले है रिड्यूस्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जितनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल उतनी जल्दी जीरो की तरफ आएगी। अगर ये एयर रेजिस्टेंस जितनी कम होगी तो ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी देर बाद जाके
जीरो की तरफ आएगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ए रेजिस्टेंस अपोजेस द फॉरवर्ड मोशन, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, इट इज नो लॉन्गर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। हम इसको ए रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके क्या कहते हैं कि वी एक्स आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। फिर दूसरा पॉइंट है रिड्यूस वर्टिकल वेलोसिटी। अभी मैंने जैसे बताया था कि आइडियली अगर देखा जाए तो ए रेजिस्टेंस जो है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में एक्ट कर रही होती है, तो जिसकी वजह से वैसे तो मेजर जो इम्पैक्ट होता है वो ग्रेविटी का होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे आ रहा होता है तो उसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट ग्रेविटी का होता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर माइनर इम्पैक्ट को भी देखें तो एयर रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट होता है वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर, जो कि उसको अगेन ऊपर जाने से रोकता है। तो क्या कह रहे हैं, वाइल द प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड बोथ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स डाउनवर्ड, दोनों इसको ऊपर जाने से रोकेंगे। सो इट स्लोज डाउन फास्टर देन इट वुड विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अगर ये फिर क्या करेगा कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो ये देर बाद जो है वो स्लो होता। और अब क्या है, ये जल्दी, बड़ा जल्दी स्लो हो रहा है एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में। तो दूसरा क्या है, डिक्रीज मैक्सिमम हाइट, क्योंकि अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो इसको ऊपर जाने से भी रोक रही है, तो ये इसको जितनी हाइट आइडियली अचीव करनी चाहिए थी ये उतनी हाइट अचीव नहीं करेगा। और क्या करेगा, ये लोअर मैक्सिमम हाइट पे ही पहुंच सकेगा, यानी कि उससे जहां पे पहुंचना चाहिए था उससे नीचे ही रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये जल्दी नीचे गिर जाएगा इसलिए इसको कम टाइम लगेगा अपनी जर्नी कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सिंस द प्रोजेक्टाइल रीचेज लोअर हाइट इट स्पेंड लेस टाइम इन द एयर, क्योंकि कम हाइट पे पहुंचेगा और वापस जल्दी आ जाएगा इसलिए इसको कम टाइम लगेगा लॉन्चिंग से लेके इम्पैक्ट तक। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है डिक्रीजेज रेंज, ये अपनी रेंज भी कम करेगा, क्योंकि अब इसको आगे रेंज क्या होती है, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल को आगे जाने से रोकेगी ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी, तो जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और जिसकी वजह से जो प्रोजेक्टाइल है वो लेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा। फिर सिक्स पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री इज नो लॉन्गर अ परफेक्ट पैराबोला, ट्रेजेक्ट्री भी परफेक्ट पैराबोला जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो विदाउट ए रेजिस्टेंस द पाथ इज परफेक्ट पैराबोला। जिस तरह हम आइडियल केस ड्रॉ नहीं करते, केस बुक में केस नंबर जो 2 डिस्कस हुआ हुआ है ना, जिसमें पैराबोलिक पाथ बनता है, तो आप देखते हैं कैसे परफेक्ट पैराबोला बन रहा होता है। विदाउट विद एयर रेजिस्टेंस द पाथ बिकम्स एसिमेट्रिकल, जब एयर रेजिस्टेंस को हम काउंट करेंगे तो पाथ एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सेम नहीं रहेगा वो, आपके पास इरेगुलर सा पाथ बनेगा। एंड स्टीपर ड्यूरिंग डिसेंट, और नीचे गिरते टाइम यानी कि वो जल्दी डिसेंट करेगा, स्टीपर होगा, उसकी कर्व जो है वो जल्दी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, जिसके अंदर हमने इफेक्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस को डिटेल से अगेन देख लिया है। ठीक है जी। फिर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, जिसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कुलेयन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपने इनकी एग्जांपल भी देनी है। तो आपको याद होगा हम ये डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लोजन को और कुलेयन को भी। तो क्या होता है एक्सप्लोजन, कि एक्सप्लोजन जो है अ सडन वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी काजिंग आउटवर्ड एक्सपेंशन, एक ऐसा सडन एकदम से वायोलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी होता है कॉजिंग आउटवर्ड एक्सपेंशन, जिसमें एक्सपेंशन बाहर की तरफ होती है। ठीक है, एक्सप्लोजन के अंदर ऑब्जेक्ट्स आउटवर्ड मूव करते हैं पीछे की तरफ, जबकि कुलयन के अंदर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो a collision involves two or more objects combining into contact, exchanging energy and momentum। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, कोलिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। एनर्जी, अब एक ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी दूसरे में और दूसरा पहले के अंदर एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपके पास आ गई। फिर दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, कि इट टिपिकली इन्वॉल्व्स a single object breaking apart or release
रिलीजिंग स्टोर्ड एनर्जी आउटवर्ड। एक्सप्लोजन के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ब्रेक हो रहा होता है। वो अब ब्रेक दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में हो सकता है, और जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होती है वो उसको रिलीज कर रहा होता है। जैसे हमने एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब की एग्जांपल पढ़ी थी, जिसके अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब होता है, एक्सप्लोजन के बाद वो दो पीसेस के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी एग्जांपल भी आपके पास आगे, जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है उसके अंदर, ठीक है, तो वो फिर रिलीज होती है। जबकि क्लोरीन के अंदर क्या होता है, कुलयन कैन बी इलास्टिक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, या इन इलास्टिक भी हो सकती है, जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। लाइक रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इन इलास्टिक कुलयन की एग्जांपल है। और इलास्टिक कुलयन की एग्जांपल लेनी हो तो अटामिक जो पार्टिकल्स हैं उनका कोलाइड करना वो आता है। फिर बिलियर्ड बॉल यानी कि स्नोकर बॉल जो होती हैं उनकी कुलयन जो है वो इलास्टिक कुलयन की एग्जांपल में आती है। फिर थर्ड पॉइंट है कि एक्सप्लोजन के अंदर इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो क्या रहती हैं, इंटरनल फोर्सेस जैसे केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब की एग्जांपल है। जबकि यानी कि एक्सप्लोजन में जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल होती हैं, एक्सप्लोजन के अंदर फोर्सेस एक्सटर्नल होती हैं। एक्सटर्नल इंटरेक्शन बिटवीन मूविंग बॉडीज, बॉडीज के दरमियान जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उनकी वजह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव करके आ रहे होते हैं। फिर अ फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड इनटू मैनी पीसेस, तो ये इसकी एग्जांपल है फायर क्रैकर की। और यहाँ पे क्या है, अ कार हिटिंग अनदर कार ऑन द रोड, टू बिलियर्ड बॉल्स हिटिंग ईच अदर। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास, एक है कार रोड एक्सीडेंट की और दूसरी है आपके पास बिलियर्ड बॉल्स की। तो ये आपके पास डिफरेंस है एक्सप्लोजन एंड कोलिजन का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, वाई डू अ स्लो मूविंग लोडेड ट्रक एंड अ स्पीडिंग राइफल बुलेट ईच हैव लार्ज मोमेंटम। क्वेश्चन ये है कि एक स्लो मूविंग ट्रक हो, वो लोडेड हो यानी कि उसका मैस काफी ज्यादा हो लेकिन स्लो मूविंग हो, और एक राइफल बुलेट जिसकी आप जानते हैं वेलोसिटी स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन मैस बहुत कम होता है। वो कह रहे हैं इन दोनों के पास लार्ज मोमेंटम होता है, वाई, ऐसा क्यों होता है? तो देखें, ये चीज हमने डिस्कस की थी कि मोमेंटम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन को। तो जिस चीज को मैंने ये बताया था कि जिस चीज को रोकना मुश्किल हो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होता है, मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। और जिस चीज को रोकना आसान हो, मतलब कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है यानी कि उसका मोमेंटम भी कम है। तो यही चीज यहाँ पे भी डिस्कस हो रही है कि स्लो मूविंग लोडेड ट्रक जो है उसके अंदर लार्ज मोमेंटम होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैस बहुत ज्यादा है। मैस बहुत ज्यादा है, अगर वो बहुत कम वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखी गई है कि 2 मीटर पर सेकंड के 10,000 kg का ट्रक है, वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करके जा रहा हो, तो इसका मोमेंटम, और अगर एक आप 10 ग्राम की बुलेट ले लें लेकिन वो 2,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करके जा रही हो, दोनों का मोमेंटम सेम। अब जरा दोनों, आप दोनों केसेस को जरा ध्यान से देखें, एक का मैस ज्यादा है वेलोसिटी कम है, दूसरे का मैस कम वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। ये जो प्रोडक्ट है ये सेम रहेगा। P, ये जो मोमेंटम एम वी का प्रोडक्ट है ये सेम रहेगा, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों दोनों जो मोमेंटम है उन दोनों के लार्ज मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलयन? कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं इधर वो डिफरेंस भी आपको अगेन वही वाला डिफरेंस समझा देता हूँ। क्या इलास्टिक एंड इन इन इलास्टिक कुलयन का जो हमने डिस्कस भी किया था। ठहरें, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके आपको आ, देता हूँ। ये, तो ये आपके पास डिफरेंस है। इसको मैं आपको ये समझाता हूँ, ठहरें जरा।
इसको वहां पे क्योंकि डिफरेंस है तो हमने पहले ये किया हुआ है, हम इसी को दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, तो इसके नीचे मैं जो है वो ऐड कर देता हूँ आपके लिए डिफरेंस। ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलेयन। तो क्या कह रहे हैं, इलास्टिक कुलेयन क्या होती है, ऐसी कुलेयन जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। इन इलास्टिक कुलेयन क्या होती है, मोमेंट जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, ठीक है। फिर क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलेयन इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलेयन, ये सेकंड पॉइंट है। इसमें काइनेटिक एनर्जी, इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों नहीं रहती, क्योंकि उसका कुछ पार्ट हीट, साउंड और डिफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है। इलास्टिक कोलिजन का थर्ड पॉइंट है कि बॉडीज जो है कोलाइड करने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, लाइक अ रबर बॉल। जो रबर बॉल होती है, जैसे जब आप उसको वॉल के साथ हिट करवाएं, तो जब वो हिट कर रही होती है तो वो आपस में चिपक जाती है, तो जब वो बैकवर्ड आती है तो वो चिपकी हुई शेप से वापस एक्चुअल सर्कुलर स्फेरिकल शेप के अंदर वापस आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट्स अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं इसमें। जबकि इन इलास्टिक में बॉडीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, लाइक रोड कार एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर, ठीक है। आप देखते हैं दो जब गाड़ियां आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं, तो वो खुद ब खुद जो है वो अपनी शेप्स को रीगेन नहीं करती हैं। देन लास्ट पॉइंट है कि यूजुअली ये एटॉमिक इलास्टिक कोलिजन जो है एटॉमिक पार्टिकल और बिलियर्ड बॉल वगैरह के अंदर जो है वो हो रही होती है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये यहाँ पे आप लिख लेंगे ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ कर हो रही होती है, ये जो है अकर हो रही होती है आपके पास, अकर इन कार एक्सीडेंट्स, मेटेराइड्स इम्पैक्ट एंड क्ले कोलिजन। मेटेराइड जानते हैं जो अर्थ के साथ या किसी और प्लैनेट्स के साथ हिट करते हैं, कार एक्सीडेंट और क्ले मट्टी, मट्टी को आपस में स्ट्राइक करवाएं, तो ये डिफरेंस था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्मॉल mass and an object that has large mass have the same momentum. Which object has the largest kinetic energy? अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस स्मॉल है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस लार्ज है, लेकिन दोनों का मोमेंटम जो है एंड हैज अ लार्ज मैस हैव द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से एक ऑब्जेक्ट का स्मॉल मैस है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका लार्ज मैस है, लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। आप बताएं असल क्वेश्चन क्या है कि विच ऑब्जेक्ट हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगी। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ 1/2 mv²। क्या होता है, मैं इधर लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल होती है 1/2 mv² के इक्वल होती है। तो यहां से तो सीधा सीधा ये समझ आ रहा होगा कि किनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है मैस के साथ। तो जो जिस ऑब्जेक्ट का लार्जर मैस है उसकी किनेटिक एनर्जी लार्जर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने किनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखना है मोमेंटम के साथ, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या जो है वो क्या बनता है कि जिसका मैस ज्यादा हो उसकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसका मैस कम हो उसकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहले ये रिलेशन, ये जो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, ये आया कैसे, पहले ये देख लें। तो ये रिलेशन देखें, हम किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको मोमेंटम बनाने के लिए हमने मैस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैस मैस से मल्टीप्लाई होगा तो m² न्यूमिनेटर में, m² v² डिनोमिनेटर में m आ जाएगा। m² v² को आप p² लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2m, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या पता चली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो ये जो रिलेशन आपके पास है ये वही रिलेशन है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मैस तीनों का आपस में रिलेशन बताया हुआ है। तो आप यहां से बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि मैस डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो जिस ऑब्जेक्ट का मैस कम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये बता रही है, इफ टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम द ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर मैस हैज द लार्जर काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट है कि जिस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो, जिस सब्जेक्ट का मैस कम होगा किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी,
तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्या कह रहे हैं इसमें कि कैन ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम हैव मोमेंटम व्हाइल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, एक्सप्लेन योर आंसर। कि क्या कोई ऑब्जेक्ट उसके पास कोई मोमेंटम हो लेकिन उसके सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो, एक्सप्लेन करे। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उनका एक सिस्टम लेना आप, सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम होगा लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। हम कितने एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं जिनके अंदर, जैसे कुलेजन ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, उसमें ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, जीरो रहता है, लेकिन वो जो उसके दो पीसीस बनते हैं वो क्या होते हैं, उनका मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। फिर बैट एंड बॉल की एग्जांपल है, उसमें भी ओवरऑल मोमेंटम जो है वो सिस्टम का जीरो रहता है, लेकिन बैट का मोमेंटम होता है और बॉल का भी मोमेंटम होता है। ठीक है, बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल है। तो ये सारी जो है वो ऐसी एग्जांपल हैं जिनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इंडिविजुअल मोमेंटम तो रहता है लेकिन जो आपके पास ओवरऑल सिस्टम है उसका मोमेंटम नहीं रहता। तो आप इसको स्टडी करें, आपको मैंने समझा दिया, आप इसको फिर देख लीजिएगा। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन की भी एग्जांपल इसमें आती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये आप जानते हैं, हमने क्लास में प्रूव किया हुआ है। प्रूव ये करना है कि आर इज इक्वल टू 4 एच के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो रेंज की इक्वेशन लिखेंगे, और रेंज मैक्सिमम हम जानते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर मिलती है, तो मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन ये आ गई। हाइट की इक्वेशन ये आएगी। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशंस होंगी यहाँ पे, और आपके पास एक फॉर एट द एंड रिजल्ट आएगा एच इज इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर 4 जी। यहाँ से रीअरेंज कर लें, अब वी स्केयर ओवर जी, ये जो वी स्केयर ओवर जी नजर आ रहा है ये क्या है, आर मैक्सिमम के इक्वल है। 1/4 अलग करें, आर मैक्सिमम 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 4 एच के इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज मोमेंटम कंजर्व व्हेन अ बैट हिट अ बॉल। तो अभी हमने ये एक एग्जांपल में देखा कि बैट एंड बॉल का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ये इसका आंसर है कि यस, मोमेंटम इज कंजर्व इफ वी कंसीडर द बैट एंड बॉल एज वन सिस्टम। अगर हम इसको एक सिस्टम कंसीडर करें तो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम जितना होता है फाइनल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल भी सॉल्व हुई हुई है। ये बड़ी इजी सी एग्जांपल है जिसमें बैट का मोमेंटम इनिशियली 20 लेते हैं और बॉल को बिफोर कोलिजन जीरो का मोमेंटम लेते हैं। टोटल मोमेंटम 20 आता है। आफ्टर कोलिजन बैट का मोमेंटम थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं स्पीड स्लो हो जाती है और बॉल की स्पीड जरा बढ़ जाती है, और ओवरऑल मोमेंटम उनका भी 20 रहेगा। तो इस केस के अंदर भी आप जो है वो क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम सिस्टम का इनिशियल और फाइनल सेम है, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो ये आज का लेक्चर था आपके पास, जिसमें हमने एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 3 की शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने देखा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।